नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, देश के विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल को। रात के 10 बज रहे हैं। खबरों की खबर का नया एडिशन आज तैयार है। आज हमारे पास इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कई कहानियां हैं। एक एक करके सबके बारे में बात होगी, लेकिन सबसे पहले इस शो की हाइलाइट्स क्या हैं वो आपको बता देता हूं। पुणे में 293 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। पेशवा बाजीराव प्रथम के साथ एक नाम जोड़ा जाता है, मस्तानी का। बाजीराव मस्तानी एक फिल्म भी बनी है, काफी मशहूर भी हुई थी, शायद आपने भी देखी होगी। वो मस्तानी बाजीराव के बच्चे की मां तो बनी थी, लेकिन उनके घर का हिस्सा नहीं बन सकी। उन्हीं बाजीराव के घर को लेकर अब एक नया विवाद सामने आ गया है। घर का नाम है शनिवार वाड़ा, पुणे में स्थित है। ऐतिहासिक महत्व की इमारत है। यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर अब विवाद हो गया है। पूरी कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक्शन, इमोशन और रोमांच से भरपूर इस कहानी को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ रात 11 बजे तक। बिहार में 243 सीट पर एक ही टीम के 255 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। मतलब ऐसा कुछ हुआ है कि एक टीम में 11 खिलाड़ी की बजाय 15 खिलाड़ी मैदान पर उतर जाएं और सब कहें कि मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मैच खेलूंगा। इस रोमांचक सियासत का नाम लिखा है, इस पर नाम लिखा है महागठबंधन का। राहुल, तेजस्वी, लेफ्ट फ्रंट, सहनी और आईआईपी पार्टियां फाइट खेल रही हैं और कह रही हैं ये तो फ्रेंडली फाइट है। वोटर हैरान है और विरोधी प्रसन्न। जो प्रसन्न है उनके असंतुष्ट भी तैयार हो गए हैं। बिहार की राजनीति में चल रहे इस विचित्र प्रयोग पर हमारी एक खबरदार रिपोर्ट देखिए। शर्त वही, रात के 11 बजे तक मेरे साथ रहिए। और देश के एक बड़े विश्वविद्यालय ने दावा किया है कि शादी और रिश्ते में आ रहे विवाद का समाधान आम आदमी की कुंडली में बंद है। उनका मानना है कि रिश्तों के खूनी खेल और हिंसा बंद हो सकती है, बशर्ते क्या। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो खबरों की खबर में मेरे साथ रात 11 बजे तक बने रहिए। हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की लीड स्टोरी के साथ। हिंदू धर्म रक्षक, हिंदू पद पातशाही का विचार देने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम के घर में नमाज पर विवाद हो गया है। पुणे के शनिवार वाड़ा में शुक्रवार यानी जुमे के दिन कुछ महिलाओं ने नमाज पढ़ी। इसका वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी की सांसद मेघा कुलकर्णी ने शनिवार वाड़ा का शुद्धिकरण करा दिया। अब यह मामला पुलिस तक पहुंचा, सियासी विवाद का केंद्र भी बन गया है। बीजेपी इसे हिंदुओं की धार्मिक आस्था का अपमान बता रही है, तो एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी जैसे दल इसे असहिष्णुता बताते हैं। जवाब में बीजेपी के नेता पूछते हैं कि क्या हाजी अली की दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने की छूट दी जा सकती है? क्या ऐसा करने पर किसी को बुरा नहीं लगेगा? सवाल है कि इस पूरे विवाद की वजह क्या है? नमाज विवाद को क्यों तूल दिया जा रहा है? शनिवार वाड़ा को हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक क्यों बताया जाता है? इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? दरअसल शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। वो मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहू जी महाराज के पेशवा यानी प्रधानमंत्री और सेना नायक थे। उन्हें हिंदू धर्म रक्षक माना जाता था। उन्होंने शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज के सपने को आगे बढ़ाया, मुगलों के खिलाफ लगातार सैन्य अभियान चलाए, अटक से कटक तक हिंदू शासन की नीति अपनाई। लेकिन जब उन्होंने मस्तानी से विवाह किया तो पेशवा परिवार को मस्तानी का मुस्लिम धर्म खटक गया। नमाज पर ऐतराज हुआ। इसी ऐतराज के चलते मस्तानी को दूसरे महल में भेजना पड़ा। 293 साल के इस कालखंड के आर पार देखे तो शनिवार वाड़ा में नमाज को लेकर कुछ भी नहीं बदला है। नमाज पढ़ने पर जो ऐतराज वहां तब था, वो करीब 3 सदी बाद अब भी इसी जगह पर कायम है। 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ है। 17 अक्टूबर शुक्रवार यानी जुमे के दिन पुणे के शनिवार वाड़ा से महिलाओं के नमाज पढ़ने की ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, हिंदू पद पातशाही के अगुआ माने जाने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम के 293 साल पुराने किलेनुमा महल से जुड़ा नमाज विवाद एक बार फिर जिंदा हो गया।
बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी की अगुवाई में हिंदू संगठन शनिवार वाड़ा पहुंचे। जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई थी वहां शुद्धिकरण के नाम पर गोमूत्र छिड़का और शिव वंदना की। हमारा ऐतिहासिक धरोहर जो है मॉन्यूमेंट, एएसआई मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर उन्होंने नमाज पठन किया। बिल्कुल ही ऐसी हरकत जो उन्होंने की है, हमारा ऑब्जेक्शन है। आज यहाँ हमने आंदोलन किया और जिस भूमि पर उन्होंने ऐसी हरकत की थी उस भूमि को फिर से पवित्र करने के लिए हमने वहाँ हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना उनको अर्पित करके उस जगह को फिर से पवित्र किया है। विवाद शनिवार वाड़ा में नमाज से शुरू हुआ था, लेकिन बातों ही बातों में वहां बने मजार से लेकर भगवा ध्वज तक पहुंच गया। यहाँ आप देख सकेंगे कि एक मजार भी है जो बिल्कुल ही मतलब किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में नहीं है। ऐसी मजार यहाँ किसी एक चौथरे को चद्दर डाल के और एक हजरत कुछ ऐसा नाम दे के बोर्ड लगाया गया है। बोर्ड तो अभी लगाया है। मैंने बहुत बार अलग अलग ऑफिसर्स को ये फ़ोटो भेजा था और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भी कहा था। उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आज हमने वहाँ जाकर हमारा भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें धक्के मारकर बाहर निकाला है और उन्होंने अब ये कहा है कि हम करेंगे, हम ये करेंगे। बीजेपी सांसद जिस मजार का जिक्र कर रही है, हमारे संवाददाता शनिवार वाड़ा की दीवार के पास बनी उस मजार तक पहुंचे। पिछले कुछ दिनों से पूना का यही शनिवार वाड़ा जो है वो राजकीय विवादों में घिरा हुआ दिखता है। यहाँ पे जो शनिवार वाड़ा है उसके दीवार के करीब एक मज़ार है। उस मज़ार पे से सब बवंडर खड़ा हुआ है। अभी ये जो मज़ार है ये हज़रत ख्वाजा सैयद शाह पीर मकबूल हुसैन नाम से यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाए गए हैं। इस पे ये जो मज़ार है ये 1244 के दरमियान यहाँ पे रची गई है, ऐसा जो बोर्ड है वो लिखा हुआ है। और ये शनिवार वाड़ा के करीब जो एक पेड़ है उसके नीचे है, यही वो शनिवार वाड़ा है जहाँ पे पेशवाओं का इतिहास लिखा गया है। और ये शौर्य की गाथा साझा करता हुआ ये शनिवार वाड़ा है। ये देखने के लिए केवल पूना नहीं तो पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आते दिखाई देते हैं। प्रशासन ने भले ही बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी को शनिवार वाड़ा में भगवा ध्वज लगाने से रोक दिया, लेकिन तब तक राजनीति का झंडा बुलंद हो चुका था। ओवैसी की पार्टी AIMIM से लेकर समाजवादी पार्टी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी तो देश बंटवारे के इतिहास और बदले की बात तक पहुंच गए। बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूं, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहां चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही बीजेपी की ना, मैं समझता हूं ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? आपको अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेक्युलरिज्म टूरिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे इस पर 2 कदम और आगे निकल गए। सीधा हाजी अली की दरगाह तक जा पहुंचे। शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहीं नमाज पढ़ना है। फिर मस्जिद में क्या करते हैं?
वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी, तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर शनिवार वाड़ा पेशवाओं का एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। बाजीराव पेशवा का वो स्थल रहा है और उनके प्रति लोगों के मन में जबरदस्त सम्मान है। और ऐसे में अगर मुस्लिम लोगों को नमाज ही पढ़ना है तो पेशवाओं के धरोहर में जाकर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं भाई? आप जाके अपनी मस्जिद में नमाज पढ़िए ना। तो ये जानबूझ के हिंदुओं की भावनाओं को, मराठी भाषिकों की भावनाओं को, पेशवा में विश्वास रखने वाले, पेशवाओं के प्रति जो एक सम्मान रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का क्या अर्थ है? और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने जाके उसका शुद्धिकरण किया है तो मुझे लगता है कि सही जवाब। इस विवाद में शरद पवार की पार्टी को भी मुद्दा मिला। एनसीपी एससीपी ने महायुति पर धर्म की बात छेड़कर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप लगा दिया। शनिवार वाड़ा कोई कानूनी जगह नहीं है, हेरिटेज प्लेस है और टूरिज्म प्लेस है। वहाँ पे कोई मुस्लिम औरतें आई थी, जो वुमेन्स आए थे, उनको शायद वो रोज के 5 टाइम की नमाजी रहेंगे, उनको उस टाइम शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना मुनासिब उन्होंने समझा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर थे, वॉचमैन थे, उन्होंने उनको ये इत्तला देनी चाहिए थी, उनको इंटीमेशन देना चाहिए था, उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपने अभी जो किया है लेकिन यहाँ पर यह जगह नहीं। लेकिन वो उसके बजाय भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी रास्ते पर आई, उन्हें हिंदू मुसलमान फसाद करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये भाजपा की राजनीति है कि पुणे में, महाराष्ट्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार, गुनहगारी, गैंगस्टर की चर्चा हो रही है, वो चर्चा बाजू में रखने के लिए। इन सब के बीच महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन भी जारी था। उसने नमाज अदा करने वाली अनजान महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोप लगाया एएसआई के संरक्षित स्थल पर धार्मिक गतिविधियों का। इसमें दोनों धर्म की कोई भी जो उनके रिलीजियस प्लेसेस है उनको किसी को हाथ नहीं लगाने दिया है। और इसी तरह हमने पीस ये मेंटेन किया हुआ। जो भी घटना घटी है उस पर एएसआई जिस तरह से कंप्लेंट देगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे। कायदे से पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला ठंडा होना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सत्ता में बीजेपी की सहयोगी एनसीपी की नेता रूपाली ठोंबरे ने शनिवार वाड़ा में नमाज का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी सांसद पर ही केस दर्ज करने की मांग कर दी। आप खासदार हो, आपको पता नहीं है आप क्या कर रही हैं। उन्होंने ये जानबूझ के किया, दो समाज में तेड़ मिलने के लिए किया। पुणे में जो सब अच्छी तरह से रह रहे, वो वातावरण खराब करने के लिए मेधा कुलकर्णी के ऊपर हिंदू और मुस्लिम के दोनों धर्म के बीच में भेदभाव किया, तेड़ निर्माण किया, पुणे की सामाजिक शांतता भंग की। ये सेक्शंस के उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। खास बात यह है कि इस पर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता उदय सामंत ने भी बोलने से इनकार कर दिया। पूछा, पुणे के मसले पर सवाल रत्नागिरी में क्यों? पुणे शहरातला असलेला वाद आहे। आपण आज रत्नागिरीमध्ये दिवाळीच्या निमित्तानं आहोत, त्याच्यामुळे पुणेकरांना पुण्यामध्ये जे काही करायचं ते करू दे, रत्नागिरीकरांनी आपण रत्नागिरीमध्ये काय करायचं ते बघू। आता कुणी कुठं नमाज पडला की नाही पडला, किती लोकांनी पडला, 1000 लोकांनी पडला की 2 लोकांनी पडला की 10 लोकांनी पडला, हे कोणालाच माहिती नाही। लेकिन शनिवार वाड़ा का शुद्धिकरण करने वाली बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी अपने स्टैंड पर अड़ी हैं। पेशवा के किले में नमाज को अब लैंड जिहाद से जोड़ रही हैं। तो मेरी ये मांग है कि एएसआई को और प्रशासन को, शासन को ये देखना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी कोई शक्तियां वहां अंदर न आए जो अपने धर्म के आड़ लैंड जिहाद करे। क्योंकि मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी काम किया है। हमने देखा था कि स्वतंत्रता के बाद, तुरंत बाद वक्फ की प्रॉपर्टी 37,000 केवल थी, जो आज 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। तो आज 4 आएंगे, कल 40 आएंगे, फिर 400 आएंगे, फिर 4000 आएंगे। तो ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, ये हमारा अभिमान का बिंदु है।
जिस शनिवार वाड़ा में नमाज पर विवाद छिड़ा, जिस शनिवार वाड़ा की दीवार के पास बनी मज़ार को लैंड जिहाद से जोड़ा जा रहा है, वो लंबे समय तक मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की गद्दी रहा और उसका इतिहास करीब 300 साल पुराना है। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1732 में इसका निर्माण करवाया था। इसकी नींव शनिवार को रखी गई थी, इसीलिए इसे शनिवार वाड़ा कहते हैं। इसमें बड़े महल, बड़े बगीचे और हॉल हैं। इस किले के अंदर 7 मंजिला महल था और 5 बड़े दरवाजे हैं। दिल्ली दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा और मस्तानी दरवाज़ा। इसका निर्माण कराने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम काशीबाई था और दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी। वो पन्ना के राजा छत्रसाल की मुस्लिम उपपत्नी की बेटी थी। मुस्लिम धर्म को वो मानती थी। कहते हैं कि विवाह के बाद भी जब बाजीराव मस्तानी को लेकर शनिवार वाड़ा पहुंचे तो परिवार को उनका मुस्लिम धर्म खटक गया। इसीलिए मस्तानी इसके बाद भी 2-3 वर्ष तक ही शनिवार वाड़ा में रुक पाई और हजरत ख्वाजा सैयद की जिस दरगाह पर बीजेपी की सांसद आज सवाल उठा रही हैं, वो मज़ार भी उन्हीं के समय यानी मस्तानी के समय पर बनाई गई थी। एक तो खुद मस्तानी साहब 2-3 साल रही है, बाद में उन्होंने वहाँ रह नहीं सकी, मगर 3 साल वहाँ थी। उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है। तो शनिवार वाड़े में मस्तानी भाई साहब ने जो नमाज पढ़ी वो मज़ार पर जाती थी, क्योंकि वो दरवाज़ा जो है मस्तानी दरवाज़ा उसके बाजू में ही है। तो मज़ार को जाने के लिए उनको सुविधा हो, इसलिए वो दरवाज़ा उनके लिए खास बनाया गया था 14वीं सदी में। उसके बाद इसके जो रिकॉर्ड्स है वक्फ बोर्ड के पास भी है, ब्रिटिश गैजेटियर्स में है और तीसरे उल्लेख मिलते खुद पेशवे दफ्तर में मिलते हैं। मस्तानी करीब 2-3 साल तक शनिवार वाड़ा में ही रही। इसके बाद उन्हें पुणे के ही दूसरे महल में भेज दिया गया। ये सच है कि शनिवार वाड़ा में रहने वाला पेशवा परिवार को मस्तानी के मुस्लिम धर्म और नमाज पढ़ने पर एतराज़ था। लेकिन एक दूसरा सच ये भी है कि बाद के वर्षों में जब मस्तानी और पेशवा बाजीराव नहीं रहे तो उनके बेटे शमशेर बहादुर की परवरिश भी पेशवा की हिंदू पत्नी काशीबाई ने ही की थी। बढ़ते अगली स्टोरी की ओर और अब बात बिहार के चुनाव की, जहां पर चुनाव नरभसा गया है, कुछ नहीं बुझा रहा है। महागठबंधन के मोर्चे में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिख रहा है। आगे क्या है पता ही नहीं चल पा रहा है। बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है। सभी राजनीतिक दलों को तय समय पर टिकट देना है, प्रत्याशी को पर्चा भरना है, नाम वापसी भी इसी वक्त में होनी है। रिजेक्शन हो गया तो उसका समाधान भी खोजना है। एनडीए ने पहले चरण के लिए तय समय से पहले गठबंधन और प्रत्याशियों पर अपनी पिक्चर क्लियर कर ली। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, मांझी और बीजेपी के बीच जो भी असहमतियां थीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्हें क्लीन कर दिया गया। लेकिन महागठबंधन में पहले दौर के बाद दूसरे दौर तक के मतदान के लिए तय तारीख से पहले पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। 243 सीट पर 255 प्रत्याशी मैदान पर इस वक्त ताल ठोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन कंफ्यूज होगा और कौन क्लियर होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि राहुल और तेजस्वी आखिर क्या कर रहे हैं, वोटर को अपने उम्मीदवारों पर क्लियर और लाउड मैसेज क्यों नहीं दे रहे हैं। 12, 13, 14 महागठबंधन के कंफ्यूजन की ये वो गिनती है जो बिहार के चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने ताल ठोक रही है। इलेक्शन नर्वस मोड पर जा रहा है। कुछ नहीं बुझा रहा है कि कितना कैंडिडेट उठा है और कितना बैठा है। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ। आप लोगों को गलतफहमी है कि वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे। वो भी हमारे महागठबंधन के नेता है, इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले समय में आप देखिएगा। पहले दूसरों पर गलतफहमी का आरोप, फिर खुद की गलतफहमी का हलफनामा और बाद में घोषणा
कि चिंता न करें, हम सब सेटल कर लें। गठबंधन के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुकेश सहनी जी पहले चरण की वोटिंग के लिए पर्चा दाखिल करने की तारीख की सीमा पर खड़े थे, लेकिन क्लियर नहीं था कि गठबंधन की राजनीति में उनकी अपनी पॉलिटिकल पहचान क्या है। अब जबकि उनके खुद के भाई के सामने गौरा बौराम से आरजेडी के प्रत्याशी ने सिंबल वापसी से इनकार कर दिया, तो कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करें। गौरा बौराम में जो आप ही के दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी वहाँ पर दी है उम्मीदवार को। नहीं, देखिए वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे बीजेपी पार्टी की ओर से संतोष सहनी वहाँ पे उम्मीदवार है और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष सहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ, उसमें गौरा बौराम उनके उसमें नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष सहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष सहनी। लेकिन उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी भी आएंगे। लेटर जो जारी किया गया था, वो लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनकी उम्मीदवारी को लेकर। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन का नेता है, इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, वो आने वाले समय में आप देखिएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, सीपीआई और आईआईपी पार्टी के बीच ये जो 12, 13, 14 के नंबर बदलते हुए दिख रहे हैं, इनमें वो गौरा बौराम सीट भी शामिल है जिसका जिक्र मुकेश सैनी कर रहे हैं। अब आपको बाकी की कंफ्यूजन वाली सीट बता देते हैं, जिन्हें सभ्य भाषा में फ्रेंडली फाइट वाली सीट कहा जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच 6 सीट पर कंफ्यूजन है। कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज, वैशाली, सिकंदरा, वर्सलीगंज। कांग्रेस और सीपीआई के बीच 4 सीट पर कंफ्यूजन है। राजापारकर, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, करगहर। आरजेडी और वीआईपी के बीच 2 सीट पर कंफ्यूजन है, बाबू बरई और चैनपुर। कांग्रेस और आईआईपी के बीच में भी 1 सीट पर कंफ्यूजन। सीट का नाम है बेलदौर। कुछ लोगों का दावा है कि वर्सलीगंज और गौरा बौराम में असहमतियां शर्तों के साथ हैं, इसलिए इनका नाम फ्रेंडली फाइट उर्फ कंफ्यूजन की लिस्ट में शामिल न किया जाए। लेकिन यह स्थिति विरोधी दलों के लिए मौका है ये प्रचार करने का कि गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, फ्यूचर क्या है पता नहीं। कि महागठबंधन लठबंधन की तरफ जा चुका है। आपस में इनकी लाठियां बज रही हैं, एक दूसरे को हराने के लिए लग रहे हैं। और मेरा विश्वास मानिए कि आने वाले समय में इस चुनाव में बिहार ने महागठबंधन को पहचान लिया कि ये लोग बहुत ही मतलबी लोग हैं आपस में। जब ये आपस में इतना लड़ सकते हैं तो बिहार को कहां से फायदा करें। लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं है। लड़ाई सीधा जनसुराज और एनडीए में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एनडीए की पूरी ताकत, वो चाहे गृह मंत्री हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, उनकी मीडिया हो, सब लोग लगे हुए हैं जनसुराज को डिस्क्रेडिट करने में। उनको मालूम है कि जनसुराज बढ़ा तो ये खत्म हो जाएंगे। देखो भैया, जिसकी नीयत अच्छी नहीं हो, नीति स्पष्ट नहीं हो और नेतृत्व सक्षम नहीं हो, तो निश्चित रूप से वैसा गठबंधन चल ही नहीं सकता है। जनता के अदालत में जाने के पहले ही वो धराशायी होगा। फ्रेंडली फाइट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कल तक का समय है, उसको तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आला कमान के जो की तरफ से जो लोग आए हैं, वो लोग लगे हुए हैं। अशोक गहलोत साहब की भी चिंता थी, मेरी 2-3 बार बात हुई है उनसे। थोड़ा मैसअप जरूर हुआ है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। जिस तरह से टिकटों का बंटवारा में आपसी खींचतान हुई, तो उससे तो जरूर खराब मैसेज हुआ है। गठबंधन के भीतर मौजूद लोगों का कहना है कि कंफ्यूजन और कयास नेचुरल है, लेकिन चुनावी नतीजे कुछ और ही कहानी कहते हैं। फ्रेंडली फाइट वाली ज्यादातर सीटों पर एनडीए के सिटिंग विधायक, इनमें से 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जो कि उसने अपने गठजोड़ियों को दे दी। इसके बाद की जो तस्वीर है उसमें कांग्रेस 10 सीट पर अपने सहयोगियों के साथ फ्रेंडली फाइट पर है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी की कोशिश के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीट पर लड़ने से मना कर दिया, लेकिन धमकी दी है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ अपनी सियासी रिश्तों का रिव्यू करेगी। देखिए, जो असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हुई और उसके लिए जो दोषी हैं
हमारे कल माननीय मंत्री ने भी विस्तार पूर्वक समझाया, बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा और कहीं न कहीं कांग्रेस भी को भी दोषी हम मानते हैं कि हमें वहां पर उचित स्थान नहीं मिला। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम गठबंधन तोड़ें। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें। लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया तो फिर ठीक है, हम चुनाव के बाहर रहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने जो भी कहा, लेकिन उन्होंने बिहार में कैंडिडेट नहीं दिए, तो उन्होंने जमीनी हकीकत धरातल को समझा। अब झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की भी अपनी ताकत है। जब संयुक्त बिहार था उस समय आरजेडी शासन में थी, तो हमारी ताकत को भी झारखंड में नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो बिहार में उन्होंने उम्मीदवार नहीं दिया है, और उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को परिस्थितियों को समझना चाहिए और मजबूरी को भी समझना चाहिए। ये बड़ी लड़ाई है, इसके लिए तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। महागठबंधन मजबूत होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी इसका लाभ होगा, कांग्रेस पार्टी को भी लाभ होगा केंद्र में। बिहार का जो साइड इफेक्ट है वो झारखंड में दिखेगा, और जेएमएम के अंदर अगर जरा भी नैतिकता और आत्मसम्मान बचा हो तो राजद के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और गठबंधन के बाहर का रास्ता वहां झारखंड में दिखाना चाहिए। बिहार का चुनाव महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के लिए आने वाले समय में भी कई चुनौतियों को लेकर आ रहा है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बिहार के नतीजे दोनों गठबंधन की पोजीशनिंग पर असर डालेंगे, इसलिए समय रहते सभी दलों को अपने आपसी कंफ्यूजन दूर कर लेने चाहिए, वरना वोटर भी देख रहा है कि पटना के मौर्य होटल में ईबीसी का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद महागठबंधन के नेता एक साथ किसी मंच पर नहीं दिखे। वहीं तेजस्वी दिल्ली गए, लेकिन राहुल गांधी से मिले बिना ही पटना लौट आए। ऐसे में कयासों के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं, विरोधियों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। दिल्ली से जयनेंद्र कुमार और प्रशांत के साथ पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बीते 2-3 दिनों से महागठबंधन में जिस तरह का कंफ्यूजन रहा, उसी को दूर करने के लिए अब कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको भेजा है। वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे, और खबर ये भी है कि दोनों मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जिसमें पूरा महागठबंधन के नेता मौजूद रहेंगे। तो महागठबंधन अपने घर को अब, जबकि काफ़ी ज़्यादा वक्त निकल गया है, ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में एनडीए के भीतर भी कुछ समस्याएं अब दिखने लगी हैं। जिन लोगों के टिकट कट गए हैं वो बीजेपी और जेडीयू में भी हैं, और वो लोग बागी बनकर सामने आ रहे हैं। वैसे तो असंतुष्ट हर दल में है, क्योंकि बीजेपी ने 17 सिटिंग विधायक और आरजेडी ने 36 सिटिंग विधायकों के नाम काटे हैं, लेकिन एनडीए में लाइन लंबी दिखाई दे रही है। कुछ नाम आपके सामने रख देता हूँ। जेडीयू में गोपाल मंडल थे, 3 बार के विधायक, भागलपुर से। उनका टिकट गोपालपुर से कटा तो वो मुंह फुलाए हुए हैं। जेडीयू के ही जय कुमार सिंह हैं, पूर्व मंत्री हैं, दिनारा से बागी होकर लड़ रहे हैं। जेडीयू के एक और व्यक्ति हैं शैलेश कुमार, जमालपुर से मैदान में हैं। महुआ से जेडीयू के आसमा परवीन मैदान में हैं। बरबीघा से जेडीयू के सुदर्शन कुमार नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू के शैलेश कुमार मुंगेर के जमालपुर से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के रश्मि वर्मा नरकटियागंज से टिकट कटने पर चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर आई हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी के राम सूरत राय को भी नाराज बताया जा रहा है। पटना के विक्रम से बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह भी चुनाव में मुसीबत की वजह बन सकते हैं, वो बागी बन गए। तो अगर महागठबंधन में दिक्कतें हैं तो दिक्कतें दूसरी तरफ भी, दूसरे खेमे में भी दिखाई देती हैं। मुजफ्फरपुर के औरई से राम सूरत राय का टिकट काटा गया, वो फिलहाल शांत हैं, लेकिन उनकी जगह रमा निषाद को टिकट दिया गया, जो कि कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आई हैं। आज
मुजफ्फरनगर की जनसभा में इन्हीं रमा निषाद को लेकर अजीब सी स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर थे, प्रत्याशियों का परिचय चल रहा था, भाषण देने के लिए नीतीश पोडियम पर खड़े थे, सामने माइक भी था। रमा निषाद के सामने नीतीश कुमार थे। रमा निषाद के अगल बगल में जेडीयू के बड़े नेता संजय झा खड़े हुए थे। प्रत्याशी के सम्मान में नीतीश कुमार ने माला लिया और रमा निषाद की ओर हाथ बढ़ाया। पीछे से कहा गया, हाथ में दे दीजिए। नीतीश ठिठके, फिर पता नहीं क्या सोचा, माला रमा निषाद को गले में पहना दी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं और फिर पलटकर माइक पर जो बोले वो अब चर्चा का विषय बन गया है। सुनिए। अब आप करिए, लाइए ला। वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। अब आप करिए, लाइए ला। वो हाथ कर, गजब आदमी है भैया, हाथ कह रहे हो। संजय कुमार को टोकते हुए नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए हैं। प्रशांत किशोर और तेजस्वी नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर बार बार सवाल उठाते हैं, लेकिन नीतीश अलग मूड में लगते हैं। आज कांग्रेस के लिए खुलकर बैटिंग करने वाले पप्पू यादव ने भी नीतीश के परिवर्तनवादी स्वभाव के लिए एक सुर्रा छोड़ दिया। कुछ दिन पहले बीजेपी की ओर से बयान आया कि बिहार का सीएम तो चुनावों के बाद जीते हुए विधायक चुनेंगे, तो एनडीए में बेचैनी बढ़ गई थी। पप्पू का तीर शायद उसी मौके पर छोड़ा गया एक तुक्का था। सुनिए पप्पू यादव को। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोग के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी। अब चिंता मत कीजिए। सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। अरे सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना, और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। कौन सीएम होगा बिहार का? सर, कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। कांग्रेस नीतीश कुमार को अभी से पटाने जुगाड़ने में लग गई है। प्रत्याशियों की कलाकारी से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर भी बहुत परेशान अब दिख रहे हैं। उनकी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने उनको धोखा दे दिया है। गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा ने नाम वापस ले लिया, ब्रह्मपुर से सत्यप्रकाश तिवारी ने भी नाम वापस ले लिया और दानापुर से अखिलेश सिंह तो नामांकन से पहले अचानक गायब हो गए। प्रशांत किशोर दूसरों के लिए चुनाव प्लान करते रहे और अब अपने लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के से प्रदर्शन से वो हैरान जरूर होंगे। उन्होंने अमित शाह और बिहार के बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर बड़ा आरोप जड़ दिया है। जी, 3 कैंडिडेट पर आपने आरोप लगाया है कि उनको बीजेपी में दबाव में आकर उन्होंने जनसुराज से कैंडिडेट से नाम वापस ले लिया। अरे भैया, हमने आरोप लगाया, हमने तो चित्र जारी किए हैं। आप देख लीजिए कि क्या आपने कभी देखा है कि देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को बैठाकर उनके घर पर बैठकर उनको नामांकन वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये तो मैंने चित्र जारी किए हैं, आप देख लीजिए। तो चुनाव आयोग से क्या इसका शिकायत आप लोग करेंगे? बिल्कुल, अभी जाएंगे, बिल्कुल कल करने जाएंगे। कल लेकिन चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग तो जो गृह मंत्री चाहेंगे वो होगा, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान थोड़ी लेना है। हम लोग का काम है संज्ञान बिहार की जनता को लेना है। तो गृह मंत्री डर गए हैं क्या उम्मीदवार से? भाई, आपको तय करना है कि डरे हैं कि क्या है, लेकिन वो तो आप चित्र बता रहे हैं कि अगर आप नहीं डरे हैं तो आदमी नामांकन कर रहा है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो रोकना क्यों चाहते हो? तो किस तरीके से गठबंधनों में दरार दिख रही है बिहार में, ये आपने देखा, खासकर महागठबंधन में। वैसे ही महाराष्ट्र की खबर भी आपको दिखाता हूँ, जहाँ बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी, जो कि बिहार में महागठबंधन कहलाता है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा, वो महाराष्ट्र में एमवीए कहलाता है,
वो महाविकास आघाड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बढ़ती करीबी। इससे नाराज कांग्रेस ने आज ऐलान कर दिया कि वो बीएमसी के इलेक्शन अकेले लड़ेगी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के मुंबई अध्यक्ष रह चुके भाई जगताप ने साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। भाई जगताप ने क्या कहा, आपको पहले वो सुनवाते हैं। अभी वो क्या कहते हैं, उनके पार्टी के लिए क्या चाहिए, ये उनका ये है, मतलब उनका हक है, उन निर्णय है। कांग्रेस इस तरह से कोई निर्णय नहीं लेगी। हमारे महाराष्ट्र में जिला परिषद के है, पंचायत समिति के जितने भी इलेक्शंस है, उसमें लोकल जो हमारे लोग हैं उनको तय करने दो। मुंबई की बात अगर हम करें, क्योंकि हम लोकल है, मुंबई में हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस अकेली लड़ेगी और अकेली लड़नी चाहिए। ये बात हमने हमारे पब्लिक या हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हमने रखी। तो कांग्रेस बीएमसी अकेले लड़ना चाहती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता की बाइट भी आई है, बयान भी आया। उन्होंने कहा कि अगर वो अकेले लड़ने का फैसला करते हैं तो हम भी अकेले लड़ने को तैयार हैं। यानी साफ तौर पर गाठान यहां पर भी दिखाई दे रही है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें बने रही है मेरे साथ, तुरंत लौट के आता हूं। और अब वक्त है आपके और मेरे सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, यानी आज कहे सो आज कर। और आज का हमारा विचार है, हर चीज बदलती हुई अच्छी लग सकती है, लेकिन दोस्त हमेशा पुराने ही अच्छे लगते हैं। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।